research articles in various reputed journals. He has various responsibilities at university level. Today's topic of lecture is basics of computer and internet. So we are blessed to have Gupta sir with us today. So we request us, sir, to enlighten with the topic. Thank you, sir. Thank you, Divya ji, thank you. Thank you. सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे रिसर्च स्कॉलर्स को जिन्होंने पीएचडी में अपने आप को इनरोल किया है। मेरी आवाज सबको आ रही है? जी यस सर जी आ रही है। यस सर तो सब बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड करके चल रहा हूँ। एक तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो लोग जिनको कंप्यूटर में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, दूसरे वो लोग जिनको कंप्यूटर में अपना काम करना आता है, और तीसरा वो लोग जिनको कंप्यूटर में कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह भी आती है। तो पहले तो उस कैटेगरी के कितने लोग हैं जिनको कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता? आप में से कुछ जो बताना चाहें कि भाई वो बच्चे जिनको कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता है, क्या ऐसे बच्चे हैं क्या? जी हाँ, हम हैं। यस सर यस सर यस सर हाँ सर यस सर जी सर सर बिल्कुल। यस और सर हाँ जी। और ऐसे बच्चे जिन्होंने कंप्यूटर में काम वाम किया है, ऐसे कितने बच्चे हैं? यस सर यस सर यस सर यस सर और जी सर और ऐसे बच्चे जिनको कंप्यूटर में काफी अच्छा नॉलेज है, ऐसे ही बच्चे हैं क्या? यस सर जिनको कंप्यूटर में काफी अच्छा नॉलेज है? यस सर यस सर Yes, sir. तो सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, तो हमने देखा कि तीन कैटेगरी में सारे बच्चे हैं। एक तो वो बच्चे जिनको कंप्यूटर में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं। दूसरे वो बच्चे जो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो काम कर चुके हैं अथवा कर रहे हैं। तीसरे वो बच्चे जिनको कंप्यूटर में थोड़ा ज्यादा नॉलेज है। तो इस तरह से तीन तरह के बच्चे हैं। In which language you people will be comfortable? Either in English or Hindi or mixture of both? हिंदी हिंदी बाइलिंगुअल हिंदी सर ठीक है, हिंदी लैंग्वेज हिंदी में समझाओ सर, मजा आ जाएगा। बाइलिंगुअल सर फिर कंप्यूटर ठीक है। बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम इस तरह से हम बेसिकली हिंदी अथवा इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, हम कंप्यूटर की बात करेंगे। और कंप्यूटर में इस तरह से हम बात करेंगे कि सारे बच्चों को समझ आए। सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक पीपीटी डिजाइन किया है। तो वो पीपीटी हम आप लोगों के सामने पहले प्रेजेंट करते हैं और फिर उसी पीपीटी पर बेस्ड चीजों को हम डिस्कस करेंगे। क्या पीपीटी आप लोगों को दिखाई दे रही है? नो सर यस दिखाई दे रही है। आ गई सर। दिखाई दे रही है ना? यस सर दिखाई दे रही है। जी सर। ठीक है, देखिए इस पीपीटी में आप लोग इसका टाइटल देख रहे होंगे। हमने इसका नाम दिया है वी एंड कंप्यूटर्स इन आवर लाइफ। वी एंड कंप्यूटर्स इन आवर लाइफ।
बेसिकली आज जो मैं डिस्कस करूंगा उन सारे बच्चों को ध्यान में रख करके डिस्कस करूंगा जो कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हालांकि उन बच्चों को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा जिनको कंप्यूटर में थोड़ा बहुत नॉलेज है, और कुछ उन बच्चों को भी बेनिफिट होगा जिन्होंने कंप्यूटर में कुछ ज्यादा सीख रखा है। तो तीनों तरह के जो बच्चे हैं, तीनों तरह के हमारे कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स को ध्यान में रख करके हमने इस पूरे पीपीटी को डिजाइन किया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जो इसका टॉपिक है हमने नाम दिया वी एंड कंप्यूटर्स इन आवर लाइफ। तो बेसिकली यहाँ पर हम आज अगर बात करें तो हम कंप्यूटर्स को अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते। अगर हम आज की डेट में बात करें तो चाहे हम घर में बैठे हों, चाहे हम ऑफिस में बैठे हों, चाहे रोड में हम ड्राइव कर रहे हों, चाहे हम बाइक चला रहे हों, स्कूटी ड्राइव कर रहे हों, कार ड्राइव कर रहे हों, मूवी हॉल में बैठे हों, होटल में बैठे हों, मीन्स everywhere, starting from the home, whether we are sitting at home, we are sitting in the office, we are driving on the road, or we are in the movie theater, or we are going out for shopping, or we are taking food in the restaurant, each and everywhere we have some use of computer. तो हर जगह आप कंप्यूटर को डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं। हो सकता है कि डायरेक्टली आपको नहीं दिख रहा हो कि आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली यू आर अफेक्टेड बाय द कंप्यूटर। आर यू एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बिल्कुल, तो हम लोग अपनी लाइफ से अगर हम लोग देखें तो आज की डेट में हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ कंप्यूटर से पूरी तरह से मिक्सअप हो चुकी है। हम चाह कर भी अपनी लाइफ को कंप्यूटर से अलग नहीं कर सकते। तो हमने हमारे लेक्चर को तीन तरह से, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है लेआउट ऑफ टुडेज लेक्चर। तो हमने लेक्चर को तीन तरह से डिवाइड किया है। एक है जर्नी ऑफ कंप्यूटर, दूसरा है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तीसरा एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट वन इज journey of computer, second one is basics of computer technology, third one is advanced technology of computer. तो सबसे पहले जर्नी ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं, बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही एक फ्रेंडली वे में हम बात करते हुए चलेंगे, और इंटरेक्टिव मोड में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन डिस्कस विथ मी, बट लेटर ऑन, नॉट राइट नाउ। Right now you just have to listen me. Later on we will discuss if you have any kind of query. तो जर्नी ऑफ कंप्यूटर की हम बात करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नी ऑफ कंप्यूटर? तो अगर हम कंप्यूटर की जर्नी देखें तो आज से कुछ सालों पहले, लगभग कुछ सालों मीन्स की 400, 500, 100 अथवा 600 ईयर्स बैक, 1600 समथिंग की बात करें तो उस समय कैलकुलेटर, लगभग कैलकुलेटर का डेवलपमेंट हो गया था। तो जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड मैनी इयर्स बैक, और कैलकुलेटर के थ्रू जो कैलकुलेशंस है, सिंपल जो अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस है, सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हम कर सकते थे, लेकिन बहुत ही लिमिटेड यूज था कैलकुलेटर का। आपको पता है कि कैलकुलेटर का बहुत ही लिमिटेड, स्टिल वी आर यूजिंग द कैलकुलेटर and we have very limited use of calculator. जो कंप्यूटर है around 1800 समथिंग में चार्ल्स बैबेज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया। अराउंड 1800 समथिंग में उन्होंने कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया था। कंप्यूटर को उन्होंने एक आइडिया दिया था। लेकिन अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में कंप्यूटर्स को लगभग 1970 के आसपास, 1970 के आसपास हम लोगों ने कंप्यूटर को यूज करना चालू किया था। और स्टार्टिंग में जिस कंप्यूटर को हम लोगों ने यूज करना चालू किया था, दैट वाज सिंपली पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। आप में से किसको पता है कि कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है, आपको पता है कि कंप्यूटर के जो ओरिजिनेटर है
हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ कंप्यूटर? सबसे पहले किस कंपनी ने कंप्यूटर को बनाया था, किसी को पता है क्या? सर IBM। हाँ, तो बिल्कुल सबसे पहले जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय IBM। और आज हम जो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, आपको पता है इन कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं? संगणक। नहीं बेटा, संगणक तो बोलते हो, हिंदी में आपने संगणक बोला। PC। पर्सनल कंप्यूटर। बेसिकली आज जो हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, these are called clones of the computer. Clones, CLONES, clones of the computer. Why these are called clones? क्योंकि जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय IBM, और हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? बाकी जो कंपनीज है जिन्होंने कंप्यूटर डेवलप किया वो क्या यूज कर रहे हैं? वो IBM की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। IBM की टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज किया है। They have not developed their own technology. They are using the technology of IBM. So these computers which have been developed by different companies except IBM, these are called clones of the computer. तो बेसिकली कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो 1970 के आसपास कंप्यूटर का डेवलपमेंट, कंप्यूटर इंडिया में अगर हम देखें तो 1970 के आसपास कंप्यूटर का एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। सर और उस सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो PPT पे शो नहीं हो रहा है। बेटा अभी जो जर्नी ऑफ कंप्यूटर है ना, हो रहा है शो, सर दिख रहा है। शो हो रहा है सर। जी हो हाँ सर, मुझे भी शो नहीं हो रहा है। शो हो रहा है। आप चेक कीजिए, हो रहा है। शो हो रहा है सर, शो हो रहा है। अभी जो PPT में इश्यूज होंगे इसलिए नहीं हो रहा है। हो रहा है सर, हो रहा है। आप लोग अपना नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए। स्लाइड नंबर 2 हो रही है। हाँ, स्लाइड नंबर 2 हो रही है ना। स्लाइड नंबर 2 की ही बात कर रहा हूँ मैं। अभी मैं स्लाइड नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, और स्लाइड नंबर 2 में जो जर्नी ऑफ कंप्यूटर है, जर्नी ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, लेआउट तो शो हो रहा है। यस सर, जी सर, हाँ वो लेआउट टुडे लेक्चर Yes, तो sir. शो हो रहा है। जर्नी ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्लाइड 3 शो हो रही है सर। हाँ ठीक है, तो देखिए जर्नी ऑफ शो हो रही है ना कंप्यूटर सर? जैसा, ठीक है। तो जर्नी ऑफ कंप्यूटर जैसे मैंने आपको बताया कि 1970 के आसपास हम लोगों ने इंडिया के अंदर कंप्यूटर को यूज करना चालू किया था। मैं थोड़ा उसके बाद आपको ले चलता हूँ 1990 के आसपास। मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। 1990 के आसपास हम लोगों ने पर्सनल कंप्यूटर यूज करना चालू किया था। सिंपल PC, दोज वर सिंपल पर्सनल कंप्यूटर। और वो जो पर्सनल कंप्यूटर थे उनमें केवल 2 फ्लॉपी ड्राइव होती थी। हैव यू हर्ड अबाउट फ्लॉपी ड्राइव? फ्लॉपी ड्राइव का नाम सुना है ना आप लोगों ने? जी सर, चोरी करना कॉपीराइट। हाँ सर, हाँ सर। नहीं, कॉपीराइट नहीं, फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी FLOPPY, फ्लॉपी ड्राइव की बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी जहाँ हार्ड डिस्क यूज होती है पहले फ्लॉपी ड्राइव यूज होती थी। सर हाँ, डेटा सेव तो करने का डेटा सेव करने का फ्लॉपी आती थी सर 1-2 MB की। फ्लॉपी ड्राइव की जो कैपेसिटी है बहुत कम हुआ करती थी। 1-2 मैं आपको MB की आती थी सर। एक्चुअल जो कैपेसिटी है, मैंने चूंकि सारी चीजें यूज किया है, मैं आपको एक्चुअल कैपेसिटी बता रहा हूँ। उस समय फ्लॉपी ड्राइव की कैपेसिटी 360 किलोबाइट होती थी। एक फ्लॉपी ड्राइव की कैपेसिटी 360 किलोबाइट, एक की होती थी 1.2 मेगाबाइट। ये 5.25 इंच की फ्लॉपी ड्राइव होती थी, और एक उससे छोटी होती थी जो 3.5 इंच की होती थी। उसकी कैपेसिटी होती थी 1.44 मेगाबाइट, और दूसरी होती थी 2.88 मेगाबाइट। ये सिंपल पर्सनल कंप्यूटर्स थे, और इन सिंपल पर्सनल कंप्यूटर्स में कोई हार्ड डिस्क नहीं होती थी, केवल प्रोसेसर होता था। कोई माउस वगैरह नहीं होता था, केवल प्रोसेसर। मतलब ये जो कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर सारी चीजें होती थी। 2 फ्लॉपी ड्राइव होती थी, एक कीबोर्ड होता था, मॉनिटर होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था जिसकी कैपेसिटी बहुत कम होती थी। हम उसको फ्लॉपी ड्राइव में स्टोर करते थे।
और फ्लॉपी के थ्रू हम सिस्टम को बूट करते थे। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। When I started working, then I saw that computer. उसके बाद फिर PCXT आया। PCXT. Have you heard about PCXT? No. No, sir. PC, and then capital X, capital T. That is extended technology. Personal computer with extended technology. तो extended technology में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। हार्ड डिस्क की बहुत ही कम कैपेसिटी की हार्ड डिस्क यूज करना हमने चालू किया, और उसके बाद फिर डेवलपमेंट हुआ और PC80 है, पर्सनल कंप्यूटर विद एडवांस टेक्नोलॉजी। और जो PC80 है, PC80 कई वर्जन आए जिसमें PC80 286 था, PC80 286, PC80 386, PC80 486, and then came Pentium. PC80 486, and after that came Pentium. Slide is visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Slide is visible. Journey of computer. Okay. Yes, sir. तो बेसिकली जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स के डिफरेंट वर्जन्स आए। PC80 286, 386, 486, and then after we found Pentium computers. तो ये सारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ये सारे कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ, और राइट नाउ वी आर यूजिंग Pentium कंप्यूटर्स, और Pentium कंप्यूटर्स में भी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के हम लोग कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं। तो ये था एक शॉर्ट टूर जिसमें मैंने बताया आपको कि पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग पीसी की बात करते हैं, तो सिंपल पीसी का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। जस्ट अ मिनट, स्लाइड एक मिनट, फिर से मुझे इसको चेक करना पड़ेगा, स्लाइड क्यों विजिबल नहीं हो रही है मुझे। Now it's visible, no? Slide is visible, no? Yes. Visible, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Best. तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो आप लोगों ने जो भी कंप्यूटर्स देखा है, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। तो एक्चुअल में कंप्यूटर्स होते कितने तरह के? कंप्यूटर मेनली 3 तरह से होते हैं। हमने यहाँ पर 2 दिखलाया है, एक और है। कंप्यूटर मेनली 3 तरह के होते हैं। एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, और एक और होता है जिसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड 3 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। वन इज डिजिटल कंप्यूटर, another one is analog computer, and third one is hybrid। यहाँ पर हाइब्रिड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाइब्रिड कंप्यूटर भी होता है। पता है आप लोगों को, कितनों को पता है ये तीनों कंप्यूटर्स? यस सर, पता है सर। यस सर। Yes, sir. ये सब पता है. Yes, sir. पता है. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हाँ Yes, sir. बिल्कुल। तो जो सबसे पहले हम लोग एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल से बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर। जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, जब हम लोग कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर में मेनली 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होता है कंप्यूटर में? एक होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस, और तीसरा होता है आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो मेनली हम लोग बात करते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, 3 चीजों की बात करते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग की भी बात करें, आपने देखा होगा ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं, हमारे अंदर भी 3 तरह की प्रोसेस ही होती है। हर चीज इनपुट के रूप में हमारे अंदर आती है। अगर बाय द वे, जैसे इनपुट क्या होता है? इनपुट मींस कि व्हेनेवर यू आर गिविंग समथिंग टू कंप्यूटर, तो
In the same way, when you are taking food, food क्या है? Food is nothing but food is an input. What is food? Food input. Food internally process होता है और फिर ये आउटपुट के रूप में हमें स्ट्रेंथ मिलती है, बॉडी वेट गेन होता है, अथवा फिर जो भी चीजें हमको मिलती है, दैट वन इज आउटपुट। तो ह्यूमन बीइंग भी ठीक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है और यहाँ पर भी हमारा ब्रेन है, ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद अगर हम बाय द वे सिंपल कैलकुलेशन की बात करें, हम किसी भी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो हम पहले इनपुट के रूप में हमारे दिमाग में जाता है, फिर उसमें प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट हमको मिलता है। तो बेसिकली हम सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं, फिर हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर में जो इनपुट है, इनपुट कंटिन्यूअस सिग्नल के फॉर्म में होते हैं। जो इनपुट है, इनपुट कंटिन्यूअस सिग्नल के फॉर्म में होते हैं। कंटिन्यूअस सिग्नल क्या होता है? कंटिन्यूअस सिग्नल जैसे टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, ये कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको हम कंटिन्यूअस सिग्नल का एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि भाई सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपको हर एक घंटे में टेम्परेचर मेजर करना है। सुबह 6 बजे आपने देखा टेम्परेचर है सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देन आपने 7 o'clock पे देखा टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म अप हुआ एंड टेम्परेचर इज राइट नाउ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने देखा कि हर एक घंटे बाद टेम्परेचर आपको डिफरेंट दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑल ऑफ सडन तो इंक्रीज नहीं हो रहा है कि 6 बजे टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था और 7 बजे टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। टेम्परेचर तो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। तो बेसिकली व्हाटएवर सिग्नल इज मेजर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस, दिस सिग्नल इज नथिंग बट इट इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल। तो ये सिग्नल क्या है? कंटिन्यूअस सिग्नल्स। तो ये जो कंटिन्यूअस सिग्नल्स है, इन कंटिन्यूअस सिग्नल्स को हम लोग जैसे टेम्परेचर हो गया, इसी तरह से करंट है, इसी तरह से वोल्टेज है, इन सिग्नल्स को जब हम यूज करते हैं तो कहाँ पर यूज करते हैं? कौन से कंप्यूटर में हम यूज करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। इस तरह का जो मेजरमेंट है, इस तरह का जो कैलकुलेशंस है, उनके लिए हम स्पेशल टाइप के कंप्यूटर्स यूज करते हैं। दोज कंप्यूटर्स आर कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स मींस जो कंप्यूटर्स हम लोग यूज करते हैं, जिन कंप्यूटर्स में हम लोग काम करते हैं, ये सारे कंप्यूटर्स डिजिटल कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर्स मींस कि वी आर टेकिंग द फैसिलिटी ऑफ एनालॉग एज वेल एज डिजिटल बोथ। जो भी हमारे सिग्नल्स हैं वो डिस्क्रीट सिग्नल्स भी हो सकते हैं, कंटिन्यूअस सिग्नल्स भी होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स मींस वी आर यूजिंग डिस्क्रीट सिग्नल्स। कंटिन्यूअस सिग्नल्स मींस जैसे टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और वोल्टेज हो गया, इस तरह के जो सिग्नल्स है। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स में हम दोनों तरह के सिग्नल्स यूज करते हैं। तो दैट इज दोज काइंड ऑफ कंप्यूटर्स आर कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग और हाइब्रिड इस तरह के जो कंप्यूटर्स हैं, उनका स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होता है। मेनली जो हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, तो मेनली हम लोग डिजिटल कंप्यूटर ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, तो डिजिटल कंप्यूटर को अगर आप डिफाइन करते हैं तो आप कैसे डिफाइन करते हैं? यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन हमने लिख रखी है। द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्रीव and process the data in binary form according to our need. It takes some input, process it and produces some output. अभी जैसे मैंने आपको बताया था, डिजिटल कंप्यूटर मीन्स द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड इन द बाइनरी फॉर्म। जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाइनरी फॉर्म में प्रोसेस होता है। और यहाँ पर हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? इनपुट होना चाहिए, कंप्यूटर को हम इनपुट देंगे, वो उसकी प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद फिर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। एंड दैट आउटपुट कैन आल्सो बी स्टोर्ड समवेयर। मींस मेमोरी इज आल्सो रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस द डेटा। किसी का ऑडियो बंद करिए प्लीज, स्पीकर ऑन।
स्पीकर ऑफ करिए अपना। जोधराज राठौर। अब हम बात करते हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स को मेनली हम लोग 4 तरह से कैटेगराइज करते हैं। और ये जो कैटेगराइजेशन है, कैटेगराइजेशन किस पर बेस्ड है? ये कैटेगराइजेशन बेस्ड है कंप्यूटर की जो साइज है, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है, जो स्टोरेज, जो कैपेसिटी है, इन सारी चीजों, इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके कंप्यूटर्स को हम 4 तरह से कैटेगराइज करते हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरी है? पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। आज से बहुत साल पहले मैंने किसी बुक में रीड किया था, तो उन्होंने लेडीज की जो आउटफिट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, ये चूंकि मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है अमेरिका में हुआ है, उन्होंने लेडीज, वहाँ जो अमेरिकन में जो लेडीज वेयर करती थी, जो क्लोथ्स पहनती थी, उनके अकॉर्डिंग में उन्होंने इसको कैटेगराइज किया था। तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम इज ऑल्सो कॉल्ड मिडी, MIDI, मिडी। आपने सुना होगा बहुत सालों पहले मिडी, लेडीज मिडी भी वेयर करती थी, पहनती थी। और सुपर को मैक्सी भी कहते हैं। माइक्रो, मिनी, ये सब, माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, मिनी थोड़ा उससे बड़ा, मेन फ्रेम को मिडी कंप्यूटर से कहते थे। वो लेडीज के आउटफिट से इसको लिया गया था। मेन फ्रेम मीन्स मिडी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर मीन्स मैक्सी कंप्यूटर। मैक्सी मीन्स जो आजकल गाउन वगैरह आप लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली लेडीज के आउटफिट्स को ध्यान में रखकर भी इसकी नेमिंग हुई थी। तो माइक्रो, मिनी, main frame can also be called mini computers as well as super computers are also called maxi computers. Okay. तो माइक्रो कंप्यूटर्स मेनली हम लोग सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। देखिए माइक्रो कंप्यूटर्स का मतलब क्या है? माइक्रो मीन्स व्हाट? माइक्रो मीन्स बहुत छोटा। माइक्रो की अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा। छोटा का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो हियर? तो यहाँ पर छोटा का मतलब है कि जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम हो। माइक्रो मीन्स ए कंप्यूटर whose storage capacity is very less, a computer whose processing speed is very less, a computer whose size is also small. तो micro means less storage capacity, processing speed is also less, size is also small. So these computers are called micro computers. हम लोग जितने भी कंप्यूटर्स यूज करते हैं मोस्टली हम लोग, sorry to interrupt, but I'm unable to see your presentation. It's not visible. Is it not visible? Sir, visible, sir. Visible है sir. Even I have started again. Sir, it's visible. Visible, sir. Visible, sir. मेरे ख्याल से हो सकता है कि आपका जो नेटवर्क है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। Visible है sir. प्लीज चेक योर नेटवर्क। Visible है classification of computer according to speed, size, storage वाला। हाँ। I'm तो using my basically- laptop with Wi-Fi. Microcomputer, basically microcomputer, as I said, micro means storage is less, processing speed is less, as well as size of computer is also less. So that is micro. Now question is, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हम लोग मेनली यूज करते हैं, ये सारे कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं। चाहे आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे हो, चाहे आप लोग नोटबुक यूज कर रहे हो, ये सारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, और चाहे आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, ये जितने भी कंप्यूटर्स है, ऑल दीज कंप्यूटर्स आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। तो मेनली हम लोग जितने भी कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, तो ये ऑल दीज कंप्यूटर्स आर कॉल्ड
microcomputers. Then we have mini computers. What is mini computer? Mini computer means what? Mini computer means ये हम लोग Smartphone, mobile. Sorry, नहीं are you saying something? Okay, carry on. Mini computers means what? Mini computers means it has more processing speed compared to microcomputer. It has more storage capacity, as well as mini computers are mainly used when multiple computers are connected with each other. Mini computers का mainly हम लोग यूज करते थे जब कई कंप्यूटर्स को हम आपस में शेयर करते थे, कई कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट करते थे. और मिनी कंप्यूटर्स का मेन जो पर्पस था, ये सारे जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, ये जितने भी क्लासिफिकेशंस आप देख रहे हैं, ये क्लासिफिकेशंस आज से बहुत सालों पहले हुए थे. तो मिनी कंप्यूटर्स को जब डेवलप किया गया था, उस समय कंप्यूटर्स बहुत महंगे हुआ करते थे. तो एक कंप्यूटर को हम यूज करते थे सर्वर के रूप में, और उस सर्वर से बहुत सारे डंप टर्मिनल्स हम कनेक्ट करते थे. बहुत सारे डंप टर्मिनल्स हम उस सर्वर से कनेक्ट करते थे. आपने डंप टर्मिनल्स का नाम सुना है? किसी ने डंप टर्मिनल्स का नाम सुना है? नहीं सर. नो सर. नो सर. तो एक कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर एक पावरफुल कंप्यूटर है, एक पावरफुल कंप्यूटर को हमने सर्वर बना दिया, और बहुत सारे डंप टर्मिनल मींस वो जितने टर्मिनल्स हैं, those terminals are containing only keyboard, those terminals are containing only keyboard as well as screen, nothing else. उसमें केवल स्क्रीन होता था, मींस मॉनिटर होता था और कीबोर्ड होता था. और वो जो सर्वर है, सर्वर से सारे टर्मिनल कनेक्ट होते थे. जब हम सर्वर को चालू करते थे तो सर्वर से वो कनेक्ट हो जाते थे, तो फिर हम उन डंप टर्मिनल में से के थ्रू सर्वर को एक्सेस करते थे, सर्वर के डेटा को एक्सेस करते थे. आज हम क्या करते हैं? आज हम बहुत सारे पावरफुल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, और उन सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके डेटा हम एक्सेस करते हैं. और मिनी कंप्यूटर्स मीन्स जो हमारा मिनी कंप्यूटर है, जो सर्वर है, बहुत ही पावरफुल सर्वर, हम एक कंप्यूटर को बहुत ही पावरफुल सर्वर के रूप में यूज करते हैं, और बाकी सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं. तो बेसिकली मिनी कंप्यूटर्स हैव द higher speed, higher storage capacity, as well as multi-user can access the data at the same time. तो मिनी कंप्यूटर्स को अगर हम देखें तो माइक्रो कंप्यूटर्स में जनरली हम लोग स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स की बात करते हैं, जब हम एक सिंगल डेस्कटॉप है उसमें हम काम कर रहे हैं. मिनी कंप्यूटर्स मींस कि जब कई कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, उन कनेक्शंस की हम बात करते हैं. तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स है, और ये भी मिनी कंप्यूटर्स के बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में मिनी कंप्यूटर से भी अधिक प्रोसेसिंग स्पीड होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी अधिक होती है. तो और जो साइज है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की साइज भी बड़ी होती है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स काफी महंगे होते हैं. अगर हम मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स से कंपेयर करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत ही महंगे होते हैं, और बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, जहां पर प्रोसेसिंग स्पीड बहुत अधिक रिक्वायर्ड होती है, जहां पर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड हमें एग्जीक्यूट करना होता है. स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है, कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करने होते हैं, वहां पर हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं. देन वी हैव सुपर कंप्यूटर्स. सुपर कंप्यूटर्स का स्पेशल पर्पज यूज होता है. सुपर कंप्यूटर्स को हम लोग वेदर फोरकास्ट हो गया, सैटेलाइट प्रोजेक्शन हो गया, इस तरह के जो बहुत बड़े बड़े असाइनमेंट है, बहुत बड़े बड़े जो वर्क होते हैं, वहां पर हम सुपर कंप्यूटर्स को यूज करते हैं. आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, पुणे की एक कंपनी ने, शायद वो सीडैक है, उसने परम कंप्यूटर जो इंडियन
सुपर कंप्यूटर है परम, PARAM, परम। तो उसने परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाया था। इंडिया का बहुत ही फेमस सुपर कंप्यूटर है परम सुपर कंप्यूटर, उसको उसने बनाया। और परम सुपर कंप्यूटर्स पूरी तरह से इंडिया में बना हुआ है और बहुत ही फास्ट कंप्यूटर है। मेनली हम लोग वेदर फोरकास्टिंग, आपने देखा होगा, वेदर फोरकास्टिंग के लिए बहुत अधिक डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट टाइप के डेटा की रिक्वायरमेंट, और कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट चाहिए। ऐसे कैलकुलेशंस के लिए सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू ही हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर द डिस्क्रिप्शन अबाउट माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। अब हम वापस आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स में। बेसिकली जब हम लोग कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं तो हम सब जितने भी लोग हैं, सभी लोग आज जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हम लोग माइक्रो कंप्यूटर ही यूज कर रहे हैं। चाहे हम लैब में देखें अथवा किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखें, हम लगभग हर जगह माइक्रो कंप्यूटर्स का ही यूज कर रहे हैं। स्पेशल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेनली कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम यूज करते हैं अथवा सुपर कंप्यूटर्स यूज करते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर्स, आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है। इस ब्लॉक डायग्राम में देखिए हमने दिखाया हुआ है कि इनपुट बाहर जो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, अदर इनपुट, बेसिकली जो अभी जैसे हमने आपसे डिस्कस किया था कि कंप्यूटर के अंदर मेनली हम लोग जो डिस्कस करते हैं, एक हम बात करते हैं इनपुट की, दूसरी बात करते हैं प्रोसेस की, तीसरी बात करते हैं आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, मेनली ये तीन फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, इनपुट, देन प्रोसेस, देन आउटपुट। इनपुट तो बेसिकली जब भी आप कंप्यूटर में इनपुट देते हैं तो इनपुट देने के लिए कोई ना कोई आप डिवाइस यूज करेंगे, इनपुट डिवाइस यूज करेंगे। अब इनपुट डिवाइस, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना, फूड इज अवर इनपुट, बट we are taking the food either by using spoon or by using palm, hand, or by using something else, तो वो तो डिवाइस हो गया। तो यहाँ पर कीबोर्ड, यहाँ पर आप कीबोर्ड यूज करते हैं इनपुट के लिए, इनपुट देने के लिए कीबोर्ड यूज करते हैं, माउस को भी यूज करते हैं, स्कैनर भी आप यूज करते हैं, अथवा फिर कोई दूसरी डिवाइस हो सकता है। आपने कीबोर्ड सुना हुआ है, माउस सुना हुआ है। कीबोर्ड, माउस, सारे लोग कीबोर्ड और माउस से बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। तो बेसिकली दूसरी जो डिवाइसेस हैं, मेनली कीबोर्ड हम लोग यूज करते हैं, बाकी डिवाइसेस को हम लोग ग्राफिकल इनपुट डिवाइसेस होती है। ग्राफिकल इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ये सारी जितनी भी डिवाइसेस है ये ग्राफिकल इनपुट डिवाइसेस होती है। अब माउस है, माउस आप यूज करते हैं, स्कैनर को भी ऐसे ही इनपुट डिवाइस आप यूज करते हैं, और भी दूसरी इनपुट डिवाइसेस हो सकती है जिससे आप इनपुट कंप्यूटर को दे सकते हैं। तो ये सभी इनपुट है। आपने देखा अंदर की तरफ एक ब्लॉक बना हुआ है जिसमें सीपीयू लिखा हुआ है। बड़ी सीपीयू मींस व्हाट? सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और बेसिकली सीपीयू को हम लोग सीपीयू के अंदर तीन पार्ट होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और तीसरा होता है रजिस्टर्स। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तीसरा है रजिस्टर्स। तो तीन चीजें होती हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। बेसिकली जब भी कोई डेटा आप इनपुट के रूप में देते हैं तो सबसे पहले वो डेटा कहाँ जाएगा? वो जाएगा डेटा रजिस्टर्स में। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर मीन्स वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड। रजिस्टर मीन्स व्हाट? रजिस्टर कैन स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। रजिस्टर डेटा को स्टोर करता है, किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है? 0 और 1 के फॉर्म में। क्यों? बाइनरी फॉर्म में। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जब भी कैलकुलेशंस होते हैं तो कंप्यूटर कन्वर्ट्स ईच एंड एवरीथिंग इन आइदर मशीन लैंग्वेज, आइदर इन 0 और इन 1।
तो whenever you feed anything, जब भी आप कंप्यूटर में कुछ भी कीबोर्ड से फीड करते हैं, तो जो भी डेटा है, डेटा सबसे पहले कहाँ जाता है? रजिस्टर में जाता है। रजिस्टर में जाएगा। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर इज अ काइंड ऑफ मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, जहां पर डेटा उस समय तक स्टोर रहता है जब तक कैलकुलेशन हो रहा है। तो रजिस्टर में जो भी डेटा है, तो रजिस्टर से फिर कहाँ जाएगा? जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है, कंट्रोल यूनिट देखता है कि भाई बेसिकली करना क्या है। तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU, arithmetical means either you are performing arithmetical calculations or you are performing certain logical operation। या तो कोई आप कैलकुलेशन सिंपल कर रहे हैं, हो सकता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, अथवा फिर आप कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो जो ALU है, ALU देखता है कि बेसिकली आप कर क्या रहे हैं। तो ALU का एक पार्ट अरिथमेटिकल पार्ट अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लॉजिकल पार्ट लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और जो कंट्रोल यूनिट है सारी चीजों को अरेंज करता है एक प्रॉपर ऑर्डर में कि कब कैसे ये इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो। तो ये पूरा का पूरा कहाँ पे होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। ये पूरा कैलकुलेशन हो गया। कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट है, रिजल्ट विल बी प्रोड्यूस्ड। तो रिजल्ट कहाँ पर प्रोड्यूस हो? रिजल्ट विल बी प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, अदर आउटपुट। अब रिजल्ट या तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मॉनिटर में जो आपका कंप्यूटर का मॉनिटर है, स्क्रीन है, आप स्क्रीन पर रिजल्ट देख सकते हैं, अथवा प्रिंटर से प्रिंट आउट ले सकते हैं, अथवा मान लीजिए कोई ऑडियो के फॉर्म में है, आप उसको स्पीकर के थ्रू उसको ऑडियो को सुन सकते हैं, अथवा कोई दूसरी आउटपुट डिवाइस हो सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा किस तरह से कंप्यूटर काम करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. 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 Now we come to Yes, sir. characteristics of computer. Characteristics of computer. अगर हम कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। अगर हम कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीड। कंप्यूटर हम क्यों यूज करते हैं? कंप्यूटर हम लोग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो काम हम घंटों में करते हैं, मैनुअली करते हैं, उस काम को हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर सकते हैं। तो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी एक्सिक्यूटेड इन वन पर्टिकुलर मोमेंट। तो बेसिकली कंप्यूटर कैन एक्सिक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो कई सौ, कई मिलियन, कई लाख जो इंस्ट्रक्शंस है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कंप्यूटर एक्सिक्यूट कर सकता है। मींस स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इज वेरी फास्ट, इसलिए हम कंप्यूटर को यूज करते हैं। देन सेकंड वन एक्यूरेसी। आपको पता है, अगर बाय द वे आपको मान लीजिए 1/3, मान लीजिए 1/3 को कैलकुलेट करना है, 1/3 को आप कैलकुलेट करना है, देन आप क्या लिखेंगे? 1/3 को आप लिखेंगे 0.3333 up to how many times? It will go up to infinite number of times. If you are dividing 1 by 3, then what you are getting? You are getting 0.33333 up to how many times? Up to infinite number of times. Right? So basically, what computer gives us? Computer gives us the accuracy. किसी भी कंप्यूटेशन, जब भी कोई आप कंप्यूट कर रहे हैं, जब भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब भी आप कोई एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ये दीपिका जी आपका फोन अनम्यूट हो गया। दीपिका हाँ, ओके। तो हम बात कर रहे हैं एक्यूरेसी की। तो computer gives us accuracy. Whenever we need accurate result, then it is better to take the help of computer to make certain kind of calculation. Then diligence. Diligence means what? Diligence. DILIGENCE. Diligence.
Diligence means what? Sir, I think your Diligence. slide is not visible, sir. Visible तो है but clear नहीं है. Yes, sir, it is not clear. Visible. Sir, you need to do it's slide visible. show. एकदम blur है. थोड़ा जूम कर दीजिए सर. हाँ मैंने कर दिया जो. अब देखिए फुल स्क्रीन Clear नहीं है सर अभी भी. Yes, sir. Yes, sir. It is visible. Now clear Slide है. को ऊपर ले Now लीजिए. clear. Yes sir. ओके. अब दिख रहा है सर. तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखा हुआ है. बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने दिया हुआ है. इसमें देखिए एक दिया हुआ है डिलीगेंस. डिलीगेंस का मतलब क्या है? डिलीगेंस का मतलब है कि Diligence means devotion. सॉरी. It means devotion. Diligence. Yeah. So diligence means what? Diligence means computer does not get tired. It can work up to so many hours continuously without getting tired. तो कंप्यूटर काफी लंबे समय तक काम कर सकता है. It does not get tired. कितने भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आप चाहें, कितने भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो सकते हैं इससे. फिर आपने देखा नो फीलिंग. नो फीलिंग मीन्स व्हाट? क्योंकि मशीन है तो जो भी कंप्यूटेशन आप परफॉर्म करना चाहेंगे, इट विल परफॉर्म दोज कंप्यूटेशन, बट कंप्यूटर इज नॉट गोइंग टू टेक इट्स ओन डिसीजन. आप लोग अपना ऑडियो प्लीज ऑफ. दीपक जी आपका फोन चल रहा है. ऑडियो प्लीज अपना ऑफ रखिए आप लोग. सर ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको बंद कीजिए सर. तो हम बात कर रहे थे नो फीलिंग. तो नो फीलिंग मीन्स व्हाट? नो फीलिंग मीन्स कि कंप्यूटर वही कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जो आपने कंप्यूटर को प्रोग्राम किया हुआ है, वही इंस्ट्रक्शंस ही परफॉर्म करेगा. इसे कोई लेना देना नहीं है कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फीलिंग. लॉजिकल मीन्स कि कंप्यूटर जो भी कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है, दैट वन इज टोटली बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक. वी जस्ट राइट द लॉजिक and on the basis of those logics it perform different kind of computation. Then automation तो आप जानते हैं automation का मतलब क्या है. automation का मतलब ये है कि किसी भी वर्क को आप ऑटोमेट कर सकते हैं. वो ऑटोमेटिकली एक बार आपने प्रोग्राम कर दिया, एक बार आपने कंप्यूटर को जिस ढंग से आपने प्रोग्राम कर दिया है उसी ढंग से वो हमेशा काम करता रहेगा. तो पूरा जो वर्क है, पूरे वर्क को आप मैनुअली ना करके पूरे वर्क को ऑटोमेटिक कर सकते हैं. ऑटोमेटिकली वो पूरा वर्क चलता रहेगा, कंप्लीट होता रहेगा. रिलायबिलिटी, कंप्यूटर में जो भी आप काम करते हैं वो पूरी तरह से रिलायबल है. यू कैन ट्रस्ट वट एवर यू हैव डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. यू डोंट हैव एनीथिंग टू make any kind of doubt on that. तो इस तरह से बहुत सारे इसके जो फीचर्स हैं, उन फीचर्स को हम लोग कंप्यूटर्स के अंदर देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर काफी फीचर्स हैं. देन ये टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा भी है, आप इसको देख सकते हैं. स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, versatility, reliability, automation, logical no IQ, no failing, diligence. Then बहुत ही शॉर्ट में हम लोग बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. बहुत ही शॉर्ट में बात करते हैं क्योंकि ये सारी हिस्ट्री की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है आपको. केवल शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब क्या है. क्या मतलब है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? बेसिकली जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चार्ल्स बैबेज ने अराउंड 1823 में कंप्यूटर का आइडिया दिया. दैट वाज सिंपली आइडिया. तो चार्ल्स बैबेज, ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर. चार्ल्स बैबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं.
उन्होंने कंप्यूटर का आइडिया दिया था और लगभग 1823 में उन्होंने दिया था। उसके बाद फिर 1940s में 1940 से लेकर 1956 के बीच में जो कंप्यूटर डेवलप हुए उनको हम फर्स्ट जनरेशन के अंदर काउंट करते हैं। और ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, इन कंप्यूटर में हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। वैक्यूम ट्यूब का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। कहाँ यूज किया है वैक्यूम ट्यूब का? यस सर। फर्स्ट कहाँ जनरेशन यूज किया है वैक्यूम? टेलीविजन, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में सर। जो पुराने हमारे टीवी थे उसमें। वैक्यूम ट्यूब तो टेलीविजन में हम लोग यूज करते हैं। और बेसिकली यहाँ पर हम लोग फिलामेंट भी यूज करते थे। वैक्यूम ट्यूब के साथ साथ फिलामेंट भी यूज करते थे। और ये जो फिलामेंट है, याद होगा आप लोगों को, आज से कुछ साल पहले हम लोग जो बल्ब यूज करते थे, बल्ब में फिलामेंट होते थे। और जो फिलामेंट है, आपने देखा होगा कि जो बल्ब है, बल्ब की जो लाइफ है बहुत ही शॉर्ट हुआ करती थी। बल्ब जब लाइट फ्लैक्चुएट हुआ और पावर फ्लैक्चुएट हुआ, वोल्टेज हायर हुआ, तो उस केस में जो फिलामेंट है, फिलामेंट जल जाएगा। तो जो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर्स के, उसमें कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम हुआ करती थी। फिलामेंट वगैरह हम लोग यूज करते थे। तो 1940 के आसपास की बात है ये। उस समय के कंप्यूटर्स को हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में काउंट करते हैं। और जो कंप्यूटर्स है, वहां पर हम लोग मशीन लैंग्वेज में जनरली हम लोग जब कोडिंग वगैरह करते थे, प्रोग्राम वगैरह लिखते थे, तो 01 का यूज करते थे। कोडिंग के लिए भी इवन हम लोग 01 यूज करते थे। हमारे पास कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं थी, हम लोग मशीन लैंग्वेज को यूज करते थे। मशीन लैंग्वेज हम क्यों कहते हैं? मशीन लैंग्वेज मीन्स a language which is used for computer. Machine language is a language which is used for computer. जो हम कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो दैट वाज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन हम लोगों ने यूज करना चालू किया था 1956 से लेकर 1963 तक। तो 1956 से 1963 का जो एरा था, उस समय जब हम लोगों ने कंप्यूटर यूज किया, तो वो ट्रांजिस्टर्स, उस समय हम लोग जो प्रोसेस करने के लिए जो हम लोग डिवाइस यूज करते थे, वो ट्रांजिस्टर से बनी होती थी। और जो कोडिंग करते थे, जो हम लोग प्रोग्राम वगैरह लिखते थे, वहां पर हम नेमोनिक्स का यूज करते थे। नेमोनिक्स का मतलब क्या होता है? सिंबल हम यूज करते थे। 01 की जगह हम लोग सिंबल यूज करते थे। जैसे अगर बाय द वे नंबर्स को ऐड करना है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लस साइन ADD लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करना तो SUB लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई करना तो MUL लिख रहे हैं, डिवाइड करना तो DIV लिख रहे हैं। इस तरह से हम लोग सिंबल्स का यूज करते थे। और जो प्रोसेसर जो बने होते थे, वो ट्रांजिस्टर से बने होते थे। ट्रांजिस्टर्स की भी अपनी लिमिटेशन थी। ट्रांजिस्टर की लिमिटेशन क्या थे? ट्रांजिस्टर में भी सेम प्रॉब्लम होती थी। जब लंबे समय तक हम काम करते थे, तो ट्रांजिस्टर गर्म हो जाते थे, हीट अप होते थे, और हीट अप होने के बाद वो काम करना बंद कर देते थे, इवन वो बर्न भी हो जाते थे। तो ट्रांजिस्टर्स में ये प्रॉब्लम थी। तो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है, अराउंड 1956 से लेकर 1963 तक इन कंप्यूटर्स को हम लोगों ने यूज किया है। ट्रांजिस्टर्स यहाँ पर यूज किया गया था, तो बहुत अधिक लिमिटेशंस थी इन कंप्यूटर्स। उसके बाद फिर हम लोगों ने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज करना चालू किया। वो था 1964 से लेकर 1971 तक। तो 1964 से 1971 के बीच में जो हम लोगों ने कंप्यूटर यूज किया, वहां पर हम लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करना चालू। आज याद होगा आपको, आज हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करते हैं। तो वी स्टार्टेड यूजिंग सर्किट इन द थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने सर्किट यूज करना चालू किया। तो थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने कुछ हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करना चालू कर दिया था। तो थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज वगैरह यूज करना हम लोगों ने चालू किया। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब थोड़ा सा बताते हैं आपको। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है? जो यूजर समझता है,
जो कंप्यूटर समझता है उसको हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं। जो यूजर समझता है, यूजर मीन्स जो प्रोग्राम लिख रहा है, जो कंप्यूटर में काम कर रहा है, जो कंप्यूटर में काम कर रहा है वो किस लैंग्वेज को यूज करेगा, वो उस लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। फिर आया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को हम 1971 से जिन कंप्यूटर को हमने यूज करना चालू किया तो उनको हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। तो 1971 से लेकर के और लगभग 2000 तक हम कह सकते हैं, अथवा 1971 से लेकर 1990 तक कह सकते हैं। एक्चुअल में इसका 1971 से कहाँ तक हम फोर्थ जनरेशन में जाएंगे ये बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड नहीं है। इसे हम मान सकते हैं कि 1971 से लेकर 1980 अथवा 1990 तक मान सकते हैं कि हमने फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का यूज किया, जहां पर हम लोगों ने लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया और जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने यूज करना चालू किया और साथ ही साथ हायर लेवल लैंग्वेज का यूज करना चालू। इसके बाद फिर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इस समय जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ये सारे कंप्यूटर्स फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। क्यों है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स? यहाँ पर हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज कर रहे हैं, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज कर रहे हैं। मीन्स जो हमारी चिप है वेरी लार्ज स्केल, बहुत सारे सर्किट्स को मिलाकर हम एक चिप बना रहे हैं। और ये चिप किस चीज के लिए यूज की जा रही है? इस चिप के थ्रू हम कैलकुलेशंस करते हैं। जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर में हम जो चिप यूज कर रहे हैं इस चिप की जो कैपेसिटी है बहुत अधिक है। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का हम यूज कर रहे हैं इसमें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ये कुछ हिस्ट्री है, ये स्लाइड मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इस हिस्ट्री की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन याद करने की जरूरत नहीं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर यूज हुए, सेकंड में कौन से यूज हुए। इसकी बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं है कि आपको मेनली देखना है कि फिफ्थ जनरेशन में आप कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। तो इस समय आप जो भी कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं ये सारे कंप्यूटर्स फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। अब इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. 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 ओके Sir. ओके। तो यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने थोड़ा सा दिखाया हुआ है वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एग्जिस्ट इन दिस जनरेशन व्हिच आर गिवन बिलो। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग मेनली बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन मीन्स करेंट जनरेशन की हम बात करें, जिस जनरेशन में अभी हम काम कर रहे हैं। तो कौन कौन से कंप्यूटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं? आप सबने देखा है हम लोग डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं। सारे जितने भी कंप्यूटर्स आप लोग यूज कर रहे हैं आप सारे लोग फेमिलियर हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर्स, क्योंकि आप लोग लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं, आप डेस्कटॉप भी यूज कर रहे हैं। उसके बाद नोटबुक भी है, अल्ट्रा बुक भी है, क्रोम बुक भी है। तो बेसिकली नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, ये जितनी भी चीजें हैं, नोटबुक हो चाहे अल्ट्रा बुक हो चाहे क्रोम बुक हो, ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये सारे कंप्यूटर्स जैसे मैंने आपको बताया था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स मेनली हम लोग ऑफिस के अंदर यूज करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर्स मीन्स आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। नोटबुक लैपटॉप से भी छोटे होते हैं, अल्ट्रा बुक उससे और भी छोटे होते हैं, क्रोम बुक और भी छोटा होता है। मीन्स जो कंप्यूटर की साइज है, कंप्यूटर की साइज छोटी होती चली जाती है। आपको पता होगा आप जो मोबाइल यूज करते हैं, सारे बच्चे जो भी मोबाइल यूज करते हैं, सारे मोबाइल आपका एक इट इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर, यू नो। मोबाइल इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर। Yes, sir. हाँ Sir. Yes, sir. Yes, sir. पूरे कंप्यूटर के काम करते हैं ना आप अपने मोबाइल से। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप अपने मोबाइल से नहीं कर पाते। आप अपने मोबाइल में टाइप भी करते हैं, मीन्स इनपुट भी करते हैं, आप आउटपुट भी जनरेट करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं, आप
आप ईच एंड एवरीथिंग यू डू विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल. तो मोबाइल इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर. तो मोबाइल भी एक पर्टिकुलर टाइप का कंप्यूटर ही है. तो इस तरह से हम लोगों ने ये डिस्कस किया. इसके बाद अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में. हमने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया. इनपुट डिवाइस में एक बार रिफ्रेश करते हैं हम आपको. इनपुट डिवाइस में मेनली हम लोग दो तरह की डिवाइस यूज करते हैं. इनपुट डिवाइस को मेनली आप दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. कैसे कैटेगराइज करेंगे? एक कीबोर्ड हो गया और दूसरा ग्राफिकल इनपुट डिवाइसेस. एक तो हो गया प्राइमरी इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड को आप क्या कह सकते हैं? प्राइमरी इनपुट डिवाइस. बिकॉज विदाउट कीबोर्ड यू कैन नॉट वर्क इन योर कंप्यूटर. कर सकते हैं क्या आप अपने कंप्यूटर में काम? नो सर. चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका डेस्कटॉप हो, बिना कीबोर्ड के आप काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते. नो सर. तो कीबोर्ड इज प्राइमरी इनपुट डिवाइस. अगर बाय द वे हम थोड़ा स्पेसिफिक वे में बात करें तो हम कह सकते हैं कीबोर्ड इज अ प्राइमरी इनपुट डिवाइस. तो वन इज प्राइमरी, अनदर वन इज स्पेसिफिक इनपुट डिवाइसेस. स्पेसिफिक इनपुट डिवाइसेस विदाउट माउस यू कैन वर्क. आज से बहुत साल पहले माउस नहीं हुआ करते थे, हम लोग काम करते थे कंप्यूटर में. तो माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर और भी जितनी इस तरह की डिवाइस, लाइट पेन, इस तरह की जितनी भी डिवाइसेस है वो सारी डिवाइसेस सेकेंडरी इनपुट डिवाइसेस है. तो वन इज प्राइमरी इनपुट डिवाइस, another devices can be treated as secondary input devices. Then let us talk about memory. हम लोग बात करते हैं मेमोरी की. तो मेमोरी में जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. लेकिन एक और मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं कैश मेमोरी, जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है. एक और होती है जिसको हम बोलते हैं कैश, CACHE, कैश मेमोरी. कैश मेमोरी. तो मेमोरी को मेनली हम लोग तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. इवन आप उसको चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. कैसे? एक हो गया रजिस्टर्स, एक हो गया रजिस्टर्स, दूसरी कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. रजिस्टर्स कहाँ पर होते हैं? रजिस्टर्स होते हैं प्रोसेसर के अंदर, सीपीयू के अंदर. क्योंकि सबसे पहले जब भी आप प्रोसेसिंग करते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस दैट पर्टिकुलर रजिस्टर इज एक्टिवेटेड. वो सबसे पहले वो रजिस्टर एक्टिवेट होता है. देन कैश मेमोरी, बेसिकली कैश मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन, एक्सक्यूज मी, 1 minute. Basically, cache memory is placed between CPU and RAM. अगर हम कैश मेमोरी की बात करें तो कैश मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन CPU एंड RAM. ध्यान से सुनिएगा इस बात को. कैश मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन CPU एंड RAM. RAM और CPU के बीच में होती है कैश मेमोरी. कैश मेमोरी क्या करती है? मान लीजिए किसी भी डेटा की आपको प्रोसेसिंग करना है. ध्यान से सुनिएगा आप लोग मेरी बात को. मान लीजिए किसी भी डेटा की प्रोसेसिंग करनी है, किसी भी डेटा को कैलकुलेट करना है, और वो डेटा आपका कीबोर्ड से आपने डेटा को दिया, कीबोर्ड से डेटा आपने फीड किया, उस डेटा की प्रोसेसिंग करना है, कैलकुलेशन करना है. तो वो डेटा सबसे पहले कहाँ जाएगा? सबसे पहले जाएगा मेन मेमोरी. मेन मेमोरी में रैम में जाएगा. सबसे पहले कहाँ जाएगा? वो रैम में जाएगा. और रैम के बाद वो कहाँ जाएगा? कैश मेमोरी में जाएगा. और कैश मेमोरी में जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर क्या करता है? अगर प्रोसेसर को कुछ कैलकुलेशन करना है तो प्रोसेसर सबसे पहले उस डेटा को कहाँ सर्च करता है? कैश मेमोरी में सर्च करता है. उस डेटा को सबसे पहले देखेगा कैश मेमोरी. अगर वो डेटा कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तब वो रैम में जाएगा.
तो कैश मेमोरी हम क्यों रखते हैं? कैश मेमोरी रखते हैं प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट करने के लिए। तो कैश मेमोरी इज केप्ट बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर टू स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम लोग कैश मेमोरी को यूज करते हैं। तो दैट वन इज कैश, बट अल्टीमेटली डेटा इज कैलकुलेटेड इनसाइड द सीपीयू। तो डेटा कैश से कहाँ शिफ्ट होगा? पहले वो रैम में जाता है, रैम से कहाँ शिफ्ट होगा? कैश में, कैश से कहाँ जाएगा? सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर है वहां पे जाएगा और वहां पे उनका कैलकुलेशन होगा, और कैलकुलेशन के बाद फिर वापस कहाँ आएगा? वापस कैश में, कैश के बाद रैम में, और रैम के बाद फिर सेकेंडरी मेमोरी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर यस सर। ओके सर चलिए, अब हम लोग वापस आते हैं। हम लोग वापस आते हैं इस स्क्रीन पे जो हमें दिखाई पड़ रही है। मेमोरी को यहाँ पे हमने कैटेगराइज किया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए, प्राइमरी के अंदर हमने दिखलाया है रैम और दूसरी दिखलाया है रोम। बेसिकली जब भी हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं तो जिस मेमोरी में हम लोग काम करते हैं उस मेमोरी को हम लोग कहते हैं रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जब भी हम कंप्यूटर में इंटरैक्ट करते हैं, जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हो, तो दैट मेमोरी इज रैम। तो सवाल है कि रोम क्या है? अब रोम के अंदर देखिए, यहाँ पे हमने कैटेगराइज किया है। रोम को हमने दिखा है PROM, दूसरा EPROM, तीसरा EEPROM। तो बेसिकली अगर हम रैम को बात कर रहे हैं कि जब भी हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो देन वी आर वर्किंग विद द रैम, देन व्हाट इज द यूज ऑफ रोम? तो बेसिकली रोम का जो यूज है, रोम का यूज क्या है? क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर में परमानेंट स्टोर रहता है, जब भी हम कंप्यूटर को परचेज करके लाते हैं तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है परमानेंटली स्टोर करता है एक पर्टिकुलर चिप में। तो वो जो मेमोरी है जहां पर परमानेंटली कुछ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से संबंधित स्टोर, आपने कंप्यूटर जैसे ही चालू करते हैं तो कंप्यूटर की स्पीड इतनी है, कंप्यूटर में मेमोरी इतनी है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क इतनी है, कंप्यूटर का मॉनिटर का ये टाइप है, कीबोर्ड ये है, ये पूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? तो बेसिकली these information are kept inside the ROM. A ROM is nothing but ROM is a small chip and that contains all these information which are created and stored by the manufacturer of the computer. So that is ROM and RAM. Now question is, ROM को हमने कहा PROM, EPROM, EEPROM. PROM means programmable. PROM stands for programmable read-only memory. Programmable read-only memory. EPROM, erasable programmable read-only memory. EEPROM, electrically erasable programmable read-only memory. Means जो रोम है, रोम को भी हम चेंज कर सकते हैं। हम मीन्स यूजर नहीं कर सकता चेंज। So we can edit. Sorry? Manufacturer can edit? Yeah. Manufacturer, once manufacturer has stored certain information related to computer, and if he is not satisfied with the information, then if he needs to make certain change, then he can make certain change. So that is PROM, programmable read-only memory. Erasable programmable read-only memory means उसको हम erase करके दूसरी information स्टोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम, तो पहला जो EPROM है ये अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन इरेज कर सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मीन्स कुछ इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन को इरेज करके उसमें दोबारा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रोम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Sir. Yes, sir. Then we Yes, come sir. to secondary. Yeah. Then we come to secondary memory. Secondary memory means अब अगर by the way किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हमें फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करना है, अभी जैसे हमने रैम की बात किया, रैम में हम जो भी इंफॉर्मेशन, रैम में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो तभी तक रहती है जब तक कि हमारा कंप्यूटर ऑन है।
जैसे ही कंप्यूटर को हम ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन इरेज हो जाती है। रोम में हम किसी तरह का कोई एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जहां पर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और वो इंफॉर्मेशन हम फ्यूचर पे भी देख सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में कई तरह की होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो आजकल हम लोग यूज नहीं करते हैं, डीवीडी आजकल हम लोग यूज नहीं करते हैं, पेन ड्राइव जो हम लोग यूज करते हैं। तो मेनली हम लोग आज की डेट में हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं और पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं। ना तो हम फ्लॉपी डिस्क यूज करते हैं और ना ही हम डीवीडी यूज करते हैं। तो आज की डेट में हम केवल यूज कर रहे हैं हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। तो हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव ये दो सेकेंडरी मेमोरी है। पेन ड्राइव हार्ड डिस्क परमानेंटली फिक्स होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है, लेकिन हार्ड डिस्क हम बाहर से भी आजकल हार्ड डिस्क डिटैचेबल भी होती है, जो हम बाहर से लगा करके, जैसे फ्लॉपी हम यूज करते थे उसी तरह से हार्ड डिस्क भी डिटैचेबल होती है। बाहर से हम हार्ड डिस्क लगा के और हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर कर सकते हैं और हार्ड डिस्क को जेब में रख करके ले जा सकते हैं। पेन ड्राइव, आपको पता है कि पेन ड्राइव बहुत ही छोटी सी एक ड्राइव होती है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और इस कहीं पर भी हम डेटा को ले जा सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ। सर इन कीदी लेकर आना तो। जस्ट मिनट, कुछ चीजों को मैं जंप कर रहा हूँ जो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिया है और जिनका हम लोग अब बात करते हैं, सीधे प्रिंटर की बात करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में आउटपुट, अभी हमने आपको इनपुट डिवाइस, आपसे हमने इनपुट डिवाइस डिस्कस कर लिया, हमने स्टोरेज डिवाइस डिस्कस कर लिया, हमने प्रोसेसर अभी एक बार और डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस, दैट इज प्रिंटर की। आउटपुट डिवाइस में हमने आपको बताया था कि जो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस में हम लोग मॉनिटर यूज करते हैं। आप सभी को पता है कि मॉनिटर में हम लोग सीआरटी मॉनिटर, जिसको कैथोड रेज ट्यूब कहते हैं, मॉनिटर हम लोग आज से बहुत साल पहले यूज करते थे। आजकल तो हम लोग सीआरटी मॉनिटर यूज नहीं करते हैं। एलसीडी, आजकल हम लोग एलसीडी यूज कर रहे हैं, एलईडी यूज कर रहे हैं। डिफरेंट टेक्निक्स हैं मॉनिटर्स की जिनको हम यूज कर रहे हैं डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। प्लाज्मा मॉनिटर भी है, ये अलग अलग टेक्नोलॉजी है जो डिस्प्ले के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रिंटर की। मेनली अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर को हम लोग दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो दो तरह से प्रिंटर को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। ये देखिए इस स्लाइड में हमने दिखलाया हुआ है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर मेनली हम लोग दो प्रिंटर की बात कर रहे हैं, एक है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा है लाइन प्रिंटर। आप में से कितने लोगों ने कैरेक्टर प्रिंटर देखा हुआ है अथवा लाइन प्रिंटर देखा हुआ है? देखा हुआ है आप लोगों ने? नहीं सर। डॉट मैट्रिक्स देखा है सर, दवाइयों की दुकान पे चलता है ना वो डॉट मैट्रिक्स। यस सर। कुछ लोगों ने देखा हुआ है। बेसिकली हाँ, कैरेक्टर प्रिंटर स्टेनोग्राफर यूज करते हैं सर, स्टेनोग्राफर यूज करता है सर इसको। अच्छा, तो कैरेक्टर प्रिंटर इज आल्सो कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर को हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? क्योंकि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं जब उनको प्रिंट करते हैं तो वो डॉट्स के फॉर्म में होते हैं। डॉट 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 डॉट, बहुत सारे डॉट्स का कलेक्शन होता है। यस सर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और ये जो डॉट्स हैं, डॉट्स को हम किस फॉर्म में अरेंज करते हैं? मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज। और दी डॉट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स।
So these printers are also called dot matrix printer because all the characters are printed in the form of dots, and those dots are arranged in the form of matrix. That's right. These printers are also called dot matrix printer. Character printer क्यों कहते हैं? Character printer इसलिए कहते हैं because at one particular moment it prints only one character. एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर ये प्रिंट करता है और वो कैरेक्टर डॉट्स के फॉर्म में प्रिंट होता है, इसलिए हम इसको कैरेक्टर प्रिंटर भी कहते हैं. मींस एट वन पर्टिकुलर मोमेंट इट प्रिंट्स ओनली वन कैरेक्टर. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड कैरेक्टर प्रिंटर. एंड सिंस ऑल द कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, दैट्स व्हाई दोस आर कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स, and dots are printed in the form of matrix. That's why it is called dot matrix printer. Then secondly, line printer. Line printer means at one particular moment it prints one line. मान लीजिए आपने एक पेज टाइप करना है और आपके एक पेज में 25 लाइन है, 25 लाइन का मैटर है एक पेज में, तो एक बार में कितना प्रिंट करेगा ये? एक बार में एक लाइन को प्रिंट करेगा. एक लाइन, फिर दो लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, इस तरह के एक एक लाइन ये प्रिंट करता है. इसलिए हम इसको लाइन प्रिंटर भी कहते हैं. तो ये है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा है लाइन प्रिंटर. थर्ड वन इज सेकंड वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मीन्स नाइदर ये किसी भी तरह का इम्पैक्ट, किसी भी तरह का इम्प्रेशन आपको पेपर में दिखाई नहीं पड़ेगा. जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है अथवा लाइन प्रिंटर है, जब भी ये प्रिंट करेगा तो आपको पेपर, जिस पेपर में आप प्रिंट करेंगे तो उसमें उसका इम्प्रेशन दिखाई पड़ेगा. अगर आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है मूवीज वगैरह में देखा हो, आप लोगों ने टाइपराइटर देखा है? मूवीज वगैरह में देखा हो? सर बागबान मूवी में था सर. हाँ सर, टाइपराइटर देखा है. देखा ना? यस सर. जी तो सर. टाइपराइटर में क्या होता था? जब भी कोई कैरेक्टर प्रिंट होता था तो उसका इंप्रेशन दिखाई पड़ता था. जी. अलग से एक इंप्रेशन दिखता था कि हाँ भाई दिस कैरेक्टर हैज बीन प्रिंटेड. तो बेसिकली जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है मींस फॉर नो इम्पैक्ट विल बी शोन, नो इम्पैक्ट विल बी सीन ऑन द पेपर. तो दो तरह के हम लोग प्रिंटर यूज करते हैं. एक लेजर प्रिंटर है और दूसरा है इंकजेट प्रिंटर. तो हम लोग दो ही प्रिंटर की बात करते हैं, एक लेजर प्रिंटर और दूसरा है इंकजेट प्रिंटर. तो मेनली हम लोग कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं? मेनली हम लोग लेजर प्रिंटर की बात करते हैं. इंकजेट प्रिंटर में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि वो जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टोटली डिफरेंट होती है, जबकि लेजर प्रिंटर की टेक्नोलॉजी टोटली डिफरेंट होती है. तो लेजर प्रिंटर इज बेटर. लेजर प्रिंटर की जो क्वालिटी है दैट वन इज बेटर. और जो हम लोग फोटोकॉपी मशीन है, फोटोकॉपी मशीन में हम लोग लेजर प्रिंटर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. फोटोकॉपी मशीन में हम लोग लेजर प्रिंटर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. ये थोड़ा सा इसके डिस्क्रिप्शन से आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैंने जो समझाया है आपको. इसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा इंटरनेट की बात करते हैं. आप में से कितने लोग इंटरनेट का यूज करते हैं? सब करते हैं. अभी सभी कर रहे हैं सर. उसी की वजह से जुड़े हुए हैं सर आप. बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग इस समय तो सभी लोग यूज कर रहे हैं. बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, इंटरनेट से जुड़े हैं. इंटरनेट से जुड़े हुए हैं. तो जब हम लोग इंटरनेट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इंटरनेट में मेनली हम लोग जब भी जुड़ते हैं तो जुड़ने के लिए क्या क्या चाहिए होगा. सबसे पहले तो हम लोग बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं. और जो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है इंटरनेट का कॉन्सेप्ट कब आया था? जो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है, इंटरनेट का कॉन्सेप्ट लगभग 1970 के आसपास आया था. इंडिया में तो 2000 के बाद हम लोगों ने
इंटरनेट को ग्रो होते हुए देखा है। लेकिन अगर बाय द वे हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में तो लगभग 1970 के आसपास इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आ गया था, और उस समय हालांकि बहुत ही लिमिटेड यूज था इंटरनेट का। 1980 के आसपास जो ईमेल सर्विसेज है, सारे बच्चे ईमेल करते होंगे, ईमेल सर्विसेज 1980 के आसपास ईमेल सर्विसेज का यूज होना चालू हुआ था। और 1990 के आसपास, 1990 के आसपास वर्ल्ड वाइड वेब का जो डेवलपमेंट है, 1990 के आसपास वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपमेंट हुआ था। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर बाय द वे आपको अपने कंप्यूटर में, जैसे इस समय आप लोग सभी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में जब आप लोग इंटरनेट ऑपरेट कर रहे हैं, तो इंटरनेट ऑपरेट करते समय सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? सबसे पहले तो हमें एक कनेक्शन चाहिए होता है, जो कि आप सबने कनेक्शन ले रखा है। और कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? क्या बोलते हैं उसको, पता है आप लोगों को, जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। तो आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस प्रोवाइडर आपको चाहिए होता है। जब भी आप इंटरनेट में एक्सेस करते हैं, तो उस समय जो प्रोटोकॉल है, कौन सा प्रोटोकॉल एक्टिव होता है? दैट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड TCP/IP। यहाँ पर देखिए दिख रहा है, द इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP टू लिंक डिवाइसेस वर्ल्डवाइड। TCP/IP का मतलब क्या है? जब भी आप नेट से कनेक्टेड होते हैं, जब भी आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल अथवा कोई भी ऐसी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट होती है, तो ऑटोमेटिकली उसका एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस मींस एक यूनिक एड्रेस जनरेट होता है, जो कि रिकॉग्नाइज करता है इंटरनेट के अंदर आपकी पर्टिकुलर डिवाइस को। उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? उस एड्रेस को हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है, और उस आईपी एड्रेस के थ्रू आपकी जो डिवाइस है, क्योंकि इंटरनेट आज की डेट में अगर हम देखें तो सपोज बिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग द इंटरनेट। हमने मान लिया कि लाखों करोड़ों लोग इंटरनेट लोग यूज कर रहे हैं, आप भी इंटरनेट में जुड़े हुए हैं। तो आपकी जो डिवाइस है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, उसको यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है। और ये आईपी एड्रेस कौन जनरेट करता है? ये आईपी एड्रेस जनरेट करता है आपका आईएसपी, आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो एक आईपी एड्रेस आपका जनरेट करता है, और उस आईपी एड्रेस के थ्रू आप रिकॉग्नाइज होते हैं। तो दैट इज आईपी एड्रेस। बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, मेन चीजें हम आपको इसमें बता रहे हैं। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? नो सर। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब It is not bounded in the country. Web. No, it is a sort of web which is around around our globe. पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क। हाँ ठीक है। बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब ये है, वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग इस समय इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो भी डेटा एक्सेस करते हैं, जो भी डेटा शेयर करते हैं, वो सारा का सारा जो डेटा है, वो सारा का सारा डेटा कैसे शेयर होता है? वर्ल्ड, that one is basically nothing but that has been given a name, World Wide Web. Means all the data which have been shared by different number of users which are spread across the world. When they are sharing the data, then that one is shared with the help of word that has been given a name, World Wide Web.
और इसको शेयर करने के लिए हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी कोई डेटा आप एक्सेस कर रहे हैं, वो डेटा आपको आपके स्क्रीन पर आपको डेटा दिखाई पड़ रहा है। हाउ दैट डेटा इज पास्ड फ्रॉम, कहीं से वो डेटा आपके पास आ रहा है। कैसे आ रहा है? वो HTTP के थ्रू आ रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू। मेन चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। URL, URL का मतलब क्या होता है? URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Yes, sir. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मींस व्हाट? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब ये है लोकेशन एड्रेस। वर्ड के अंदर जिस कंटेंट को आप एक्सेस करते हैं, ईच एंड एवरी कंटेंट हैज सर्टेन एड्रेस। जब भी किसी पर्टिकुलर डेटा को आप एक्सेस करते हैं, then that data has particular address. That data has particular address, and that address is located by you. That data is accessed by you. So uniform resource locator means path of that particular data which you are accessing. So uniform resource locator means how a particular data will be accessed. Data will be accessed by locating the address of that particular data. You are locating the address, तभी तो आप उसको एक्सेस करें। That is uniform resource locator. वेबसाइट आपको पता है, वेबसाइट में क्या होता है? वेबसाइट refers to the collection of web pages usually written in markup language. So collection of web pages, one particular information is kept in one page, another kind of information is kept in another page, third kind of information is kept in third page, and in this way you are combining all the pages together, and then you are saying that this is my website, and that website is containing different number of web pages. So one website contains different number of web pages. एक वेब पेज एक तरह का डेटा है, दूसरे वेब पेज में दूसरे तरह का डेटा है, तीसरे वेब पेज में तीसरी तरह का डेटा है, और ये सारा जो डेटा है, it means excuse me sir, so it means HTML is there na, hypertext markup language. So is it also a web page? HTML is not a web page. HTML because we are talking about it is providing markup language. So that's why I'm asking. Basically HTML is used to build a web page. HTML, right, sir. HTML is used to build a web page. Right? HTTP is a transfer protocol. Hypertext protocol. That one is used to access that particular page. Okay. Sir, thank you, sir. Okay. Then web server. अब वेब सर्वर आपको पता है, वेब सर्वर का मतलब क्या होता है? वेब सर्वर का मतलब है कि जब भी आप लोग किसी भी वेब पेज को एक्सेस करते हैं, तो वेब पेज को कहां से एक्सेस करेंगे? किसी न किसी वेब सर्वर से आप एक्सेस करेंगे। तो वेब सर्वर, बहुत सारे वेब सर्वर्स होते हैं। आप याहू के वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, आप किस वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं? देन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? जब भी आप इंटरनेट में काम कर रहे हैं, तो आप किसी न किसी वेब ब्राउजर को वेब ब्राउजर के थ्रू डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। वेब ब्राउजर के थ्रू आप डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। वेब ब्राउजर हो सकता है आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हो, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हो, आप मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहे हो, आप नेटस्केप नेविगेटर यूज कर रहे हो। तो किसी न किसी वेब ब्राउजर को यूज करके डेटा को आप एक्सेस करते हैं। तो कोई ना कोई वेब ब्राउजर आप यूज करते हैं ना? आप क्या करते हैं? गूगल क्रोम यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं, तभी तो आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। इंटरनेट को आप कैसे एक्सेस करते हैं? Sir, I have one query. Yeah. Sir, what is the difference between web page and website? Basically, one website may contain different number of web pages. One website may contain different number of web pages. One web page may contain one particular kind of information, and in this way there could be different number, just like a book, one book and one page of that book, right? All right, clear? sir. Thank you, sir. Thank you. Excuse me, sir. Sir, I heard about the dark web.
So is it real, or what is the main concept? What is dark web? I'll tell you later on. Let me finish first, then after we will take question answer, right? Okay. Here are some application of internet by which you are very much familiar. Online selling, work from home, entertainment, cloud computing, career building. All these could be some of the applications, some of the areas in which you people are very much familiar. सभी लोग familiar हैं इन सारी चीजों से? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अभी हमने बात किया कंप्यूटर की बात किया, कंप्यूटर के पार्ट्स की बात किया, हमने इंटरनेट के बारे में बात किया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली when you are working with the computer, then without the help of operating system you cannot do anything. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। प्रत्येक कंप्यूटर, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, each and everywhere you are using operating system. What operating system does? Operating system does each and everything. Whatever you do, each and everything is controlled and managed by the operating system. Each and everything is controlled and managed by the operating system. So without the help of operating system, you cannot do anything. You can also say operating system is like soul of the human being. जो human being की soul है, ठीक वैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो तरह से। कौन कौन सा? एक तो हम कह सकते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड वन इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर मीन्स व्हाट? सिंगल यूजर मीन्स चाहे वो आप लैपटॉप की बात करें, चाहे आप डेस्कटॉप की बात करें, यहाँ पर जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, यूज करते हैं, ये सारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले हम लोगों ने यूज करना चालू किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया था दैट वाज MS DOS। नाम सुना आप लोगों ने MS DOS का? Yes sir, सुना। जी सर। Disk operating system. Yes, sir. Disk operating system. And it was developed by the Microsoft company, and that's why it is called Microsoft Disk Operating System. आप लोगों को इसकी हिस्ट्री पता है ऑपरेटिंग सिस्टम की? ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चालू हुआ था? नो सर। बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत छोटा सा मैं आपको छोटी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ कि बेसिकली जब कंप्यूटर्स को लोगों ने यूज करना चालू किया, IBM ने सबसे पहले कंप्यूटर बनाना चालू किया। तो IBM ने जब कंप्यूटर बनाया तो उस समय मैक्सिमम जो कंप्यूटर्स थे, जो स्टार्टिंग में जो IBM ने कंप्यूटर बनाया, तो लोगों ने जब कंप्यूटर परचेज किया तो मेनली मैक्सिमम काम उनको मैनुअली करना पड़ता था क्योंकि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले अप्रोच किया था IBM को, और माइक्रोसॉफ्ट ने IBM को बोला था कि भाई हम आपके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके देंगे जो आपके कंप्यूटर के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, और ये एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम था जिसको IBM ने माइक्रोसॉफ्ट से लिया था, और फ्री ऑफ कॉस्ट माइक्रोसॉफ्ट ने IBM से एक टाई अप किया था कि भाई जब भी तुम कंप्यूटर बेचोगे तो मैं उसमें कंप्यूटर में ये प्रोग्राम इंस्टॉल कर दूँ। तो बेसिकली दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लेटर ऑन लोग बाग हैबिचुअल हो गए बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही हेल्पफुल है, इसके बिना तो काम कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे करके ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलप किया।
So that was the beginning of operating system. And we started working with Microsoft, this Microsoft DOS, this operating system. और DOS की जो versions हैं, DOS 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, फिर DOS 7.0, और उसके बाद आया था Windows 95. अराउंड 95 में आया था Windows 95, और Windows 95 जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, दैट वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो Windows GUI ऑपरेटिंग सिस्टम था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट वाज Windows. तो Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, ये सारे Windows के ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग. We also have multi-user operating system. मल्टी-यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? मल्टी-यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में मेनली हम लोग 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं. मल्टी-यूजर मींस व्हाट? मल्टी-यूजर मींस व्हेन, याद करिए मैंने आप लोगों को मिनी कंप्यूटर बताया. मल्टी-यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मेनली यूज किया गया था मिनी कंप्यूटर्स. मल्टी-यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मेनली यूज हुआ था मिनी कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर. तो मिनी और मेनफ्रेम कंप्यूटर से मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टार्टिंग में यूज हुआ. आज की डेट में तो हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स में भी हम यूज कर सकते हैं, बट एट द बिगिनिंग यूनिक्स एंड लाइनक्स एज वेल एज विंडोज एनटी. तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं, CUI ऑपरेटिंग सिस्टम, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. And Linux operating system is GUI, graphical user interface. यहाँ पर Windows भी होता है. Linux के अंदर, Unix के अंदर Windows नहीं होता है. Unix के अंदर Windows नहीं होता है, जबकि Linux के अंदर Windows होता है. और then Windows NT, ये Microsoft ने डेवलप किया था Windows NT. तो ये है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. Then let us discuss little bit about computers language. Basically computer language, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, एक बार रिफ्रेश करते हैं आपको. कंप्यूटर लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जब भी काम करता है तो कंप्यूटर की जो इंटरनल प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस 0 और 1 के फॉर्म में होती है. कंप्यूटर प्रत्येक डेटा को कन्वर्ट करता है 0 और 1 के फॉर्म में, जिसको हम बाइनरी कहते हैं. तो बाइनरी फॉर्म में प्रत्येक डेटा को कन्वर्ट करता है और उसके बाद कंप्यूटर कैलकुलेशंस करता है. जो असेंबली लैंग्वेज, तो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, तो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग किस फॉर्म में होती है? मशीन लैंग्वेज के फॉर्म. तो मशीन लैंग्वेज स्पेशली कौन सी लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर. असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज आज की डेट में हम लोग यूज नहीं करते. आप लोगों ने केवल असेंबली लैंग्वेज का हो सकता है नाम सुना हो सकता है बहुत सारे लोगों ने असेंबली लैंग्वेज का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज आज की डेट में हम लोग यूज नहीं करते. Many years back we were using assembly language. और असेंबली लैंग्वेज में हम लोग जब कोडिंग करते थे, यूजर जब कोडिंग करता था, प्रोग्राम लिखता था, तो उसके इसमें कुछ वर्ड्स होते थे, उन वर्ड्स को यूज करता था डायरेक्ट प्रोग्राम लिखने के. दैट वाज असेंबली लैंग्वेज. फिर है हाई लेवल लैंग्वेज. हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम मान लीजिए आपको कंप्यूटर के अंदर कुछ भी प्रोसेसिंग करना है, कंप्यूटर में आपको कोई भी कंपटीशन परफॉर्म करना है, तो कंपटीशन परफॉर्म करने के लिए किसी ना किसी लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा, किसी ना किसी लैंग्वेज में आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. तो प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा. तो लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज कंप्यूटर के अंदर है जिनको हम यूज करते हैं. कौन कौन सी लैंग्वेज है? एक है बेसिक. बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ये जो बेसिक लैंग्वेज है, आज से बहुत साल पहले बेसिक लैंग्वेज का हम लोग यूज करते थे. जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में काम करना चालू किया था तो हम लोग बेसिक में ही प्रोग्राम लिखते थे.
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल लैंग्वेज का यूज क्या है? कोबोल लैंग्वेज बेसिकली बिजनेस पर्पज से जब हम कोई भी पैकेज डेवलप करते थे, कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करते थे, उस केस में हम लोग कोबोल लैंग्वेज यूज करते थे। पास्कल, जो पास्कल लैंग्वेज है, एक लेडी पास्कल साइंटिस्ट हुआ करते रहे, उन्होंने पास्कल लैंग्वेज डेवलप किया था। और पास्कल मेनली, पास्कल का पर्पज क्या था? पास्कल का पर्पज था साइंटिफिक पर्पज से अगर बाय द वे हमें कोई प्रोग्राम लिखना है, साइंटिफिक पर्पज के लिए अगर हमें कोई प्रोग्राम लिखना है, तो उसके लिए हम पास्कल लैंग्वेज यूज करते थे। फोटोन, फोटोन स्टैंड फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। फोटोन लैंग्वेज का हम लोग यूज कर, इंजीनियर्स जब अपने वर्क को कंप्लीट करते थे, उस समय फोटोन लैंग्वेज को यूज करते थे। फिर हम लोगों ने यूज करना चालू कर दिया सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज। मेनली जो इंटरनेट के अंदर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, इंटरनेट के अंदर जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, उस केस में हम लोग जावा लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो जावा लैंग्वेज मेनली हम लोग इंटरनेट का जब कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, इंटरनेट के अंदर जब हम लोगों ने काम करना चालू किया, तो जिस लैंग्वेज को हम लोगों ने यूज करना चालू किया, तो दैट लैंग्वेज इज जावा। देन वी हैव पाइथन। आजकल हम लोग पाइथन लैंग्वेज का भी यूज करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, अपनी एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए। सर ये बेसिक का फुल फॉर्म बता देंगे क्या? बिगिनर्स ऑल पर्पज, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जी सर, ओके। सर एज यू टोल्ड कि पास्कल जो है ये लैंग्वेज हम लोग साइंटिफिक कुछ भी स्टडी करते हैं तब यूज करते हैं। इट मींस हम लोग जैसे हमारा अभी रिसर्च वर्क करेंगे तो क्या हम हाई लैंग्वेज में पास्कल लैंग्वेज यूज करते हैं? आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। बेसिकली क्या है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितनी भी लैंग्वेज है, ये बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रॉन, C++, सी तक आ जाइए, C++ छोड़ दीजिए, बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रॉन, सी, यहाँ तक बात करते हैं पहले। ये जितनी भी लैंग्वेज है, आज से बहुत साल पहले इन लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। लगभग 90 के आसपास इन लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया था। तो बेसिकली उस समय क्या था, उस समय क्या था कि एक पर्पस था जिसने भी डेवलप किया था इन लैंग्वेज को, कि बेसिक लैंग्वेज है, जब कोई बिगनर कंप्यूटर में काम करना चालू करेगा, वो सबसे पहले बेसिक में काम करेगा। अगर बाय द वे बिजनेस पर्पस से उसको काम करना है तो वो कोबोल यूज करेगा, साइंटिफिक पर्पस से काम करना है तो पास्कल यूज करेगा, अगर इंजीनियर्स को यूज करना है तो फोर्ट्रॉन यूज करेगा। वो स्टार्टिंग में इनका डेवलपमेंट हुआ था। फिर सी लैंग्वेज आई। सी लैंग्वेज में उन्होंने देखा कि भाई सी लैंग्वेज में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सी लैंग्वेज बहुत सारे पर्पज को सॉल्व कर सकती है। फिर उन्होंने देखा कि C++ है, C++ में और अधिक फीचर्स है, जावा है। तो बेसिकली ये जो डेवलपमेंट है, चाहे बेसिक हो, कोबोल हो, पास्कल हो, फोर्ट्रॉन हो, ये डेवलपमेंट बहुत ही स्टार्टिंग की है। उस समय ये रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे। आज हमारे पास ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। आज हमारे पास पाइथन लैंग्वेज है। आज आपको किसी भी तरह का कोई भी रिसर्च वर्क करना हो, पाइथन लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं। सीधे यू जस्ट हैव टू यूज पाइथन, यू डोंट हैव टू यूज बेसिक, you don't have to use COBOL, you don't have to use Pascal, you don't have to use Fortran, C++, you don't have to use even Java also. For your research, you can do by using Python, you can do by using some ready-made tools. Is it clear? Yes, sir. Thank you, sir. इसका मतलब हम लोगों को ये सारी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी सर? नहीं, आपको इन सारी लैंग्वेज को सीखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ना तो आपको बेसिक, देखिए बेसिक आज एग्जिस्ट नहीं करती है, कोबोल आज एग्जिस्ट नहीं करती है, पास्कल आज एग्जिस्ट नहीं करती है, फोर्ट्रॉन भी एग्जिस्ट नहीं करती है। आज की डेट में जो लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है वो है C++, जावा, पाइथन, ये लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। ओके सर, थैंक यू। Sir, do we need to do programming in Python? We have to write a program. Yeah,
you can write program in Python. You can write program in Python. And We need to Python is very easy language. You can learn very easily, and you can write very good program by using Python. ओके सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है सर, ये हम लैंग्वेज जो यूज करेंगे जब हम थीसिस वगैरह बनाएंगे तब यूज करनी है क्या हमें? कैसे हम यूज करेंगे इसका रिसर्च में? नहीं, देखिए ऐसा है कि जैसे हम पाइथन की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कुछ आपको कैलकुलेशंस करने हैं, कुछ इस तरह के रिसर्च करने हैं जिसमें आपको खुद कोडिंग करनी, तो उस केस में हो सकता है कि आपको जो रिक्वायरमेंट हो कुछ प्रोग्राम लिखने की। अदरवाइज बहुत सारे रेडीमेड सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे रेडीमेड टूल्स हैं, डायरेक्टली आप उनको यूज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ट्रांसलेटर्स, तो बेसिकली ये जो लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस में याद करिए हमने असेंबली लैंग्वेज डिस्कस किया था। असेंबली लैंग्वेज को जब जब कंप्यूटर ट्रांसलेट करता है तो उसके लिए असेंबलर यूज होता था बहुत पहले। और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं, बाकी लैंग्वेजेस के लिए हम लोग इंटरप्रेटर अथवा कंपाइलर यूज करते हैं। तो ये सब बिल्ट इन होते हैं, अलग से आपको इन्हें यूज नहीं करना है। आपको केवल पता होना चाहिए कि इंटरप्रेटर अथवा जैसे मान लीजिए पाइथन आप यूज कर रहे हैं तो पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है जो प्रत्येक स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करता है, प्रत्येक स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करेगा, फिर उसको कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा, उस जो भी कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करेगा। तो दैट वन इज इंटरप्रेटर। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ये केवल कॉन्सेप्ट है, केवल समझने के लिए। डेटा एंड इंफॉर्मेशन, अब थोड़ा सा हम आपको कुछ और भी चीजें बता दें। आप कंप्यूटर में जब भी काम करते हैं तो जो भी आप काम कर रहे हैं तो वो सारी चीजें डेटा होती हैं। एंड whenever you are processing the data, whenever data is useful to you, then that becomes information. So whatever you do with the computer, that one is either you are using data or you are using information. अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर। एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर, आजकल आप लोग काफी सुन रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में सुन रहे हैं, डीप लर्निंग के बारे में आप सुन रहे हैं, मशीन लर्निंग के बारे में सुनते हैं ना आप लोग? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, जी सर, यस सर, यस सर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, मशीन, और आजकल आप लोग वो डीप फेक भी काफी सुन रहे हैं डीप फेक, यस सर, डीप फेक वीडियोस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग की बात कर रहे थे। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग मीन्स कि जो भी आपने डेटा दिया है तो उसी डेटा पर कंप्यूटर आपका कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आप कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाते हैं। कंप्यूटर में आप इस तरह से कोडिंग करते हैं, इस तरह से आप प्रोग्रामिंग करते हैं कि कंप्यूटर आपका इंटेलिजेंट बिहेव करता है। कंप्यूटर बिहेव्स लाइक एन इंटेलिजेंट पर्सन। So artificial intelligence means you are making your computer intelligent by writing different number of programs. Means your computer can also make certain decision. याद करिए हमने बोला था कि कंप्यूटर doesn't have its own IQ. याद है आपको? स्टार्टिंग में कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कंप्यूटर doesn't have its own IQ. कंप्यूटर का अपना खुद का IQ नहीं होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? Artificial intelligence means you are now making your computer intelligent. अब आप कंप्यूटर को IQ प्रोवाइड कर रहे हो, आप कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बना रहे हो। तो इंटेलिजेंट कैसे बना रहे हो आप? इंटेलिजेंट आप बना रहे हो कोडिंग करके। आप इस तरह से कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं, इस तरह से आप प्रोग्रामिंग करते हैं कि कंप्यूटर लॉजिकली, आप क्या करते हो भाई? आप भी तो यही करते हो ना। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लॉजिकली सोचते हो, उस प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व करते हो।
यही तो करते हो आप। किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करना हो, भीड़ में से आप एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर लेते हो, कैसे करते हो भाई? आपका जो ब्रेन है, इंटेलिजेंस, तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, you are making your computer intelligent. You are doing nothing but you are making your computer intelligent. How you are making your computer intelligent? Through program. You are making by writing the program, and those program are intelligent programs. तो वहां पर आप डेटा यूज नहीं कर रहे, वहां पर आप नॉलेज यूज कर रहे हैं। आप इंटेलिजेंट कैसे होते हैं? आपके दिमाग में डेटा नहीं होता, आपके दिमाग में नॉलेज होता है। जो आप चार चीजों को पढ़ते हो, तो 4 चीजों में से 10 चीजें आप अपने आप जनरेट करते हो। यही करते हो ना आप? तो यस सर। आप 4 चीजें पढ़ते हो, 4 चीजें पढ़ने के बाद फिर आप अपने दिमाग से सोचते हो और 4 नई चीजें आप जनरेट करते हो। तो ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में भी हम वही करते हैं। कंप्यूटर को भी हम इंटेलिजेंट बनाते हैं। कंप्यूटर में हम डेटा को यूज न करके हम नॉलेज यूज करते हैं। कंप्यूटर में हम नॉलेज बेस को यूज करते हैं। कंप्यूटर में हम डिफरेंट फैक्ट्स को यूज करते हैं। कंप्यूटर फैक्ट्स पर बेस्ड काम करता है। हम डिफरेंट फैक्ट्स को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं, उनमें हम डिफरेंट लॉजिक स्टेब्लिश करते हैं। उन लॉजिक पर बेस्ड कंप्यूटर डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेकर के कंप्यूटर हमको बता देता है कि भाई क्या उसका रिजल्ट होना चाहिए। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग द कंप्यूटर इंटेलिजेंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बेसिकली ये जितनी भी फील्ड्स हम लोग बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज नथिंग बट इट इज an extension of artificial intelligence. Deep learning, it is also an extension of artificial intelligence. Machine learning में हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। और डीप फेक क्या करता है? डीप फेक है, डीप लर्निंग को यूज करता है। डीप फेक क्या करता है? आपने डीप फेक सुना है कि डीप फेक वीडियोस है, डीप फेक ऑडियोस है। वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर हम किसी के फेस में किसी दूसरे के जो वीडियोस हैं उसको डाल करके, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई ये किसी दूसरे का ही वीडियो है। तो वहां पे हम पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। और जो कॉन्सेप्ट हम कौन सा यूज करते हैं? कॉन्सेप्ट हम मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। मीन्स कि मशीन को हम इस तरह से लर्न करते हैं, मशीन को हम इस तरह से इंटेलिजेंट बनाते हैं कि वो ठीक वैसे ही काम करे जैसा कि हम चाहते हैं। तो उस तरह से ये काम करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें बात करने के लिए, बट आई थिंक टाइम इज गोइंग टू अप। तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर यू पीपल। इज इट सफिशिएंट? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. जी सर, थैंक यू Sufficient. जी सर। It's lunch time. वंडरफुल सर। यस सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। सेशन था। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. सर इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे thank you all. एग्जाम में? Thank you, sir. It is very useful session. Very helpful this video. Thank you. All the best to all of you. All the students for your research. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you so much, sir. अगर आप में से किसी को भी कोई डिस्कस करना हो, कुछ भी पूछना, you can talk to me also. Thank you, sir. Okay. Okay. Thank you. sir. Thank you. हेलो Yes. सर, ये वीडियो हमें यूट्यूब पर मिल जाएगी क्या? ये वीडियो मैं आपको आपके रिसर्च सेक्शन को मैं दूंगा, आप उनसे ले सकते हैं। 16 वाली भी नहीं मिलती। 16 को जो क्लास हुआ था हमारा वो भी नहीं मिला। मैं उनसे पीपीटी मिल सकती है क्या? और पीडीएफ भी मिल जाए सर, वो ठीक है। सर पीपीटी प्रेजेंटेशन मिल जाए यूट्यूब के बजाय तो। हाँ, पीपीटी प्रेजेंटेशन एक काम करते हैं, आप अपने जो आपने दिया रिसर्च, डायरेक्टर रिसर्च है डॉक्टर विपुल शर्मा जी, तो डॉक्टर विपुल शर्मा जी के थ्रू आप ले लीजिए। ठीक है जी। ओके सर। ओके सर। चलिए ठीक। ओके, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सब बुक के लिए सब बुक का लिंक। Thank you, sir. ओके, थैंक यू। सब बुक कहाँ से अवेलेबल होगी? बुक यस सर। थैंक यू सर। किस चीज की बुक? ये कंप्यूटर, ये जो आप पढ़ा रहे हैं
सर कोई लिंक होगा ना, क्या सिलेबस है? ये सिलेबस तो आप एक बार अपने जो रिसर्च सेक्शन है वहां से कंसल्ट। सिलेबस डाल रखा है, ग्रुप में डाल रखा है। ठीक ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके थैंक यू। अरे ओम प्रकाश जी, कई दिनों बाद में बोल रहे हो यार। सर आपके समझाने का तरीका बहुत ही बेहतरीन रहा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल।